Yes, hi students. Now let's start with the lecture number 3 and today we are going to talk about the organization of computer. तो आज हम organization of computer के बारे में समझेंगे and input output devices के बारे में भी समझेंगे which is your part of computer proficiency as you can see in the syllabus. तो कंप्यूटर बेसिक्स के पहले दो जो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टुडे. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम अलोंग साइड जेके पीएसआई और एनटी एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंप्यूटर रिलेटेड जो भी नॉलेज है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फॉर दैट दिस लेक्चर इज़ फॉर यू एंड आई थिंक इस सेशन में जितने भी लेक्चर्स मैं कवर करूँगी everything related to computer will be covered. और जितनी भी नॉलेज है जो कि रेलिवेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सब आपको इस लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएंगी. होप्स हो कि आपने पहले दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे, बहुत ही इजी थे. और अगर कोई भी आपको उसके रिलेटेड डाउट हैं यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन टेल मी सो दैट आई कैन क्लियर देम आउट फॉर यू. एंड इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था विच वाज अबाउट द बेसिक्स, बेसिकली इट वाज अबाउट द बेसिक्स पार्ट जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, इनपुट आउटपुट के बारे में भी पढ़ा था, बट दैट वाज वेरी शॉर्ट. इट वाज अ शॉर्ट समरी आई वुड से. उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने फैक्ट्स के बारे में जाना. मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको करवाए जो कि आप अभी भी देख सकते हैं जाके. और उन एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगी जो कि मैंने आपको कल बताया था रिलेटेड टू दोज टू एमसीक्यूज़ विच आई शेयर्ड विद यू. एंड टुडे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि पहला इसका पार्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, नंबर 2 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगी. फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हम कल कवर करेंगे क्योंकि इसमें मैं एलाबरेटिव मैंने में सीपीयू प्लस कंप्यूटर मेमोरी कवर अप करूंगी. टुडे आई विल गो विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. So let's start today's lecture, organization of computer and IO devices, which is input output devices. एंड इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी पीवाईक्यूज बनेगा वो मैं साथ साथ आपको करवाऊंगी. और बाकी के लेक्चर्स में रिलेटेड टू द पीवाईक्यूज ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो आपको साथ साथ में प्रोवाइड हो जाएंगे. So let's now talk about the computer system and their organization, which is basically the organization of computer. यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से बना होता है. Computer systems are sophisticated electronic devices composed of interconnected hardware and software components that work together to perform a wide range of tasks. किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं सो दैट बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. हम कोई भी इनपुट अगर हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और वो इंस्टेंट ही हमें अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. क्योंकि हम हार्डवेयर से इनपुट देते हैं तो वो हार्डवेयर के थ्रू जाके हमारे सॉफ्टवेयर में जाके स्टोर हो रहा है जो कि कंप्यूटर का पार्ट है. और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हार्डवेयर के हार्डवेयर के ऊपर हम देख सकते हैं. सो एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम हो रहा है. इट्स लाइक बोथ इज वर्किंग एट द सेम टाइम. क्योंकि अगर हार्डवेयर होगा तो वो तो सिर्फ हार्डवेयर ही रह जाएगा. दैट मीन्स उसका कोई एफिशिएंट यूज़ नहीं होगा जब तक कि उसके साथ में सॉफ्टवेयर नहीं है. और अगर हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा. तो वो दोनों का इंटीग्रेटेड मैनर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दैट मीन्स कि अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर ज़रूरी है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, वाइस वर्सा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये. और इसी की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर पाता है. एट देयर कोर दिस सिस्टम अनेबल टू इनपुट डेटा विच इज़ देन प्रोसेस्ड एंड डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ प्रोड्यूस. जो कि मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम कोई भी इनपुट जो है वो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं. Over the years, computer systems have evolved remarkably, yes, advancing through generations from the primitive first generation computers to the advanced fifth generation systems that we see today.
लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द हिस्ट्री एंड अबाउट द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने 5 जो हैं जनरेशन्स डिस्कस की थी. लेट मी जस्ट रैप दिस आउट. एंड इट वॉज द लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने आपको समझाया कि हमारे जो जनरेशन्स है कंप्यूटर के वो स्पेसिफिकली 5 जनरेशन्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें जो लेटेस्ट है वो AI एडवांस्ड है, रोबोटिक्स है उसमें. तो किस तरीके से वी हैव नाउ इमर्जड. तो इस तरीके से जो प्रिमिटिव फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे एंड जो एडवांस कंप्यूटर जो आज हम देखते हैं उस तरीके से किस तरीके से एडवांसमेंट हुई है, दैट इज़ द इवोल्यूशन दैट हैव हैड हैपेंड. नाउ despite these technological leaps, the fundamental organization of computer system has remained consistent, relying on the seamless interaction between hardware and software. As I told today, without hardware software किसी काम का नहीं है, without software hardware किसी काम का नहीं है. तो दोनों का होना बहुत important है for the seamless interaction. उसी की वजह से जो कंप्यूटर है वो efficiently वर्क करता है. लेट अस टॉक अबाउट द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. The structure of computer system can be categorized into two main components, hardware and software. तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है. ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही हैं, इट्स नॉट वेरी यू कैन से वेरी स्मॉल थिंग्स टू नो. इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, प्लस दीज आर वेरी कंसेप्चुअल फैक्ट्स जो कि एक बार अगर आप समझ लें तो बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल एज वेल. तो जिसमें पहले आता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स. तो अगर आप हार्डवेयर सोचोगे तो हार्डवेयर वो टैंजिबल फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जो कि आप टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है, ये USB ड्राइव है, ये मॉनिटर है. बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के साथ जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है. सो दीज इंक्लूड्स पेरिफेरल्स डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड CPU. आप कीबोर्ड देख लो, CPU देख लो, मॉनिटर देख लो, ऐसे यहाँ पे CPU होता है. These elements are the backbone of system, enabling the performance of various tasks through user interaction. यानी कि अगर हार्डवेयर होगा तो ही जितनी भी टास्क हैं वो परफॉर्म होंगे. यानी कि मॉनिटर में शो होगा इस वजह से क्योंकि मॉनिटर खुद ब खुद एक हार्डवेयर है. तो हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है. तो एनीथिंग जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम में टच कर सकते हो, जैसे आप कंप्यूटर के मॉनिटर को टच कर रहे हो, कीबोर्ड को टच कर रहे हो, जॉयस्टिक को टच कर रहे हो, माउस को टच कर रहे हो, तो ये आपका हार्डवेयर है. बस इतना सा समझना है, दैट इज ऑल. नंबर 2 इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. इनटैंजिबल. इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं. यू कांट टच इट, सो यू कांट टच बेसिकली. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनटैंजिबल. तो जब जो भी सॉफ्टवेयर है वो इनटैंजिबल है क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं. ये वो प्रोग्राम्स होते हैं विच डिक्टेट द ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर खुद से कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा. तो दिस वे जो हार्डवेयर है वो काम करना शुरू करेगा. Unlike hardware, software is not a physical but serves as a brain that tells the hardware what to do. क्योंकि क्या हार्डवेयर को करना है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही समझा पाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. Software and hardware share a symbiotic relationship. The software depends on hardware for execution, while hardware relies on software for functionality. इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ एक इंटरैक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है. सो यू कैन से लाइक दैट. प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है विच इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर पे जब डिपेंड होता है तो वो आपस में डिपेंड होके अपना फूड जो है वो क्रिएट करते हैं और अपने आप को हेल्प करते हैं फूड पाने में, शेल्टर पाने में. तो इस तरीके से दो जानवर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. उसी तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टर्म यूज़ की गई है. तो इसका मतलब यही है अगर हार्डवेयर है तो उसको सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि आप याद रख सकते हैं. दैट इज़
कि सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है हार्डवेयर पे फॉर द एग्जीक्यूशन एंड द हार्डवेयर रिलाइज ऑन सॉफ्टवेयर फॉर द फंक्शनैलिटी, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस हैं? कंप्यूटर सिस्टम आर डिज़ाइन टू हैंडल बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। तो चाहे वो 4+2 करना हो या बड़ी बड़ी एडवांसमेंट के साथ AI इंटेलिजेंस के साथ कोई वेदर फॉरकास्टिंग करनी हो, कोई प्रोग्राम डेवलप करना हो, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, वेबसाइट के प्रोग्राम लिखने हो, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करने हो, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने हो, सब का सब जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। Their functionality relies on systematic process carried out in a step-by-step manner. It's like a step-by-step manner, क्योंकि जब हम एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट रिसीव होता है, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में काम करना पड़ता है। सो 4 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होता है। नाउ 4 प्राइमरी क्या फंक्शंस हैं? पहला है इनपुट। सिस्टम कलेक्ट्स डेटा और कमांड्स फ्रॉम द यूजर through input devices such as keyboard, mice and the microphone. माउस को माइस भी बोलते हैं, आप माउस को माइस बोलें या फिर माउस बोलें, दैट इज द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिस्टम कलेक्ट्स द डेटा और कमांड्स फ्रॉम द यूजर, यानी कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो हम कीबोर्ड के थ्रू देंगे, माइस के थ्रू देंगे या फिर माइक्रोफोन के थ्रू देंगे, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ इनपुट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आउटपुट जनरेट होता है। उसके बाद बारी आती है प्रोसेसिंग की। आउटपुट से पहले प्रोसेस होता है, तो वो जो डेटा जो हमने इनपुट दिया था, फॉर एग्जांपल हमने दिया 4+2, 4+2 का आंसर क्या होगा? वो प्रोसेसर में जाके प्रोसेस होगा, यानी कि CPU में जाके प्रोसेस होगा, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑकर। देन वी हैव आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, क्योंकि अब 4+2 को उसने प्रोसेस किया। अब देखो, आप अगर आपको याद रखना है तो आप सिंपल मैनर में याद रखिए, इनपुट हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कैसे हुई? उसने देखा 4 क्या है, 4 एक नंबर है। देन उसने देखा प्लस क्या है, प्लस एक बेसिकली अरिथमेटिक सिंबल है, क्योंकि उसने देखा कि प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना। फिर उसने देखा कि 2 का मतलब क्या है, 2 तो एक नंबर है। और ये सब जब उसने अपने सिस्टम में जाके प्रोसेस किया तो उसको समझ में आया कि 4 को प्लस करना है 2 के साथ, तो यानी कि यहाँ पर उसने अपना प्रोसेसिंग कर लिया। उसके बाद आउटपुट जनरेट होगा, द डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स, दे आर कन्वेड through the user through output device like monitors, printers और speaker। तो अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर पे 4+2 जो है वो शो हो जाएगा, और प्रिंटर है तो प्रिंटर पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। देन एट लास्ट इज देयर इज ऑल्सो वन थिंग, दैट इज स्टोरेज। द सिस्टम स्टोर्स इनपुट डेटा, क्योंकि देखो, अगर कोई इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, इट्स नॉट लाइक कि इनपुट जब कंप्यूटर के अंदर जाता है तो कंप्यूटर इंस्टेंटली उस पर वर्क करके ऐसे कोई मैजिक है तो मैजिक करके आपको आउटपुट दे देता है। कुछ मैजिक नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो सिस्टम है वो पहले इनपुट को स्टोर करता है, और जब वो स्टोर करता है उसे, उसके बाद उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट शो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4+2 को समझता है कि एक्चुअल में 4+2 का मतलब क्या है, उसके बाद वो आउटपुट देता है, यानी कि पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्टोरेज के बाद जो आंसर है वो मिलता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स के थ्रू जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। नॉर्मली कंप्यूटर इसी तरीके से वर्क करते हैं, और ये नॉर्मल ऑपरेशन है एक कंप्यूटर सिस्टम का। Hope so this is clear for you. Let's now understand the organization of computer system is basically based on several essential units. Now each responsible for many specific tasks, जिसमें कि पहला आता है input unit. Input unit is the gateway through which user provide data or commands to the system। जैसे कि मैंने आपको कहा, input का मतलब input देना, तो input unit का मतलब कि जब भी आप कोई डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माइस, माइक्रोफोन यूज़ करते हो, स्कैनर यूज़ करते हो, तो आप इनपुट दे रहे होते हो। कीबोर्ड अलाउज यूजर टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स। जब आप टेक्स्ट, नंबर
हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया। जब आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू राइट हेलो, तो ये आपने लिखा, दैट इज व्हाट, ये आपने कीबोर्ड के थ्रू लिखा। माउस के थ्रू आपने कोई फाइल, फोल्डर, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म इन विच डेटा इज इनपुट, इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। यहाँ पे बारी आती है अंडरस्टैंडिंग की कि व्हाट इज दैट बाइनरी कोड। यानी जब भी आप लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहले आपको बताया 4+2, आप 4+2 देते हैं कंप्यूटर को नहीं समझ में आता 4+2 क्या है। कंप्यूटर की ये लैंग्वेज ही नहीं है। कंप्यूटर को कभी भी समझ नहीं आएगा 4 क्या है, 2 क्या है, प्लस क्या है। कंप्यूटर हमेशा इसे कन्वर्ट करता है। तो जब इसे कन्वर्ट करता है तो इसे वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। आने वाले सिलेबस में अगर इसके बारे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए, तो आई विल टेल यू अबाउट द बाइनरी कोड। अदरवाइज कीप दैट इन माइंड कि जब कंप्यूटर को हम 4+2 दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी कोड में, जिसका मतलब होता है 0 and 1 में। As computers can only interpret the machine language, और मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर सिर्फ 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 इसे ही अंडरस्टैंड करता है। और इस तरीके से जब वो कन्वर्ट कर देता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अनेबल हो जाती है। एंड दिस इज डन। आप हमेशा याद रखिए कि बाइनरी कोड का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, जिसे बिट्स भी कहा जाता है, विच इज 0 and 1। वंस कन्वर्टेड डेटा इज सेंड टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि जैसे ही कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर, डेटा CPU में जाता है और प्रोसेस होने के लिए शुरू हो जाता है। क्योंकि अब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो गया कि 4+2 का मतलब क्या है, क्योंकि उसने बाइनरी कोड में उसको ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। Now let's talk about the organization of computer system. कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में हम आउटपुट यूनिट पे चलते हैं, इसी का पार्ट है। द आउटपुट यूनिट डिलीवर्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस रिजल्ट जो भी है वो यूजर को दिखेगा। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। Now for instance, if a user types text using a word processor, अब वो किसी वर्ड प्रोसेसर में जाके कुछ लिख रहा है, तो कीबोर्ड एज एन इनपुट डिवाइस एक्ट करेगा डेफिनेटली। टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो आउटपुट यूनिट है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। जिस तरीके से आप किसी भी डिवाइस को यूज करके अगर आप इनपुट दे रहे हैं, यानी आप अपने से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने से कुछ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ डेटा उसको दे रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इनपुट डिवाइस है। एक ऐसा डिवाइस जो आउटपुट शो कर रहा है, जो आपके डेटा को लेके उसको मॉडिफाई करके या फिर उस पर वर्क करके आपको एक रिजल्ट शो करवा रहा है, वो रिजल्ट शो करने का काम आपका आउटपुट डिवाइस करेगा। उसमें आउटपुट डिवाइस का मेन रोल है। देन वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, वेयर ऑल द प्रोसेसिंग टास्क ऑकर। हार्ट ऑफ बोलो, ब्रेन बोलो, एनीथिंग दैट यू कैन से, बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू वेयर इन जो मेन पार्ट होता है जिसमें प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। प्रोसेसर भी आप इसे कह सकते हैं। देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कॉम्पोनेंट्स। 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं सीपीयू में। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनीथिंग लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कंपैरिजंस होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। डेटा प्रोसेस्ड बाय एएलयू इज टेम्पोररली स्टोर्ड इन द सिस्टम मेमोरी। अब कोई भी प्रोसेसिंग जब हुई रिलेटेड टू एएलयू फंक्शन, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के फंक्शंस के रिलेटेड, लेट मी जस्ट यस, सो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के फंक्शंस के रिलेटेड, तो वो सब आपके सिस्टम के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इतना ही मतलब है कि कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस हो, जैसे कि कोई कंपैरिजन हो। लॉजिकल ऑपरेशंस स्पेसिफिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि एल्गोरिथम्स में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जो टास्क होते हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाते हैं। देन वी हैव बेसिकली द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब द सीईओ डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल यूनिट आया
उसका काम है डेटा को फ्रीली फ्लो करवाना विद इन द सिस्टम। इट फैचर्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी। उसने देखा मेमोरी में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी इनपुट डिवाइस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसको डिकोड करेगा। ओवरसीज देयर एग्जीक्यूशन कि अच्छा यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कि 4+2 जो दिया था वो प्रोसेस हो रहा है। एंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि कीबोर्ड ने कुछ इनपुट दिया था और आपका जो मॉनिटर है उसे आउटपुट देना है, बीच में आपका कंट्रोल यूनिट है। इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम ही है चीज़ों को कंट्रोल करना। एंड द सिस्टम मेमोरी, सो दैट फ्रीली द डेटा है विद इन द सिस्टम फ्लो हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Now let us talk about the register set. Registers कुछ small high speed storage locations होती हैं within the CPU. CPU बहुत efficient इसलिए work करते हैं क्योंकि उसके अंदर खुद की एक memory होती है और उस memory को register कहा जाता है। Registers बहुत छोटे छोटे high speed storage locations होते हैं। They temporarily store data during processing. For example, आप कोई बहुत सारे टास्क मल्टीटास्किंग करते हैं कंप्यूटर में, या फिर बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आप वीडियो देख रहे हैं, कभी आप टेक्स्ट चला रहे हैं, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द टाइम। तो उस टाइम पे जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो डेटा कहाँ जाता है, वो स्टोर होगा कहीं ना कहीं, और वो स्टोर होता है रजिस्टर्स में। सो दे टेम्पोरली स्टोर द डेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, और वो रजिस्टर जो है वो डेटा को जो है वो लेता जाता है और उस पर वर्क करता है जल्दी जल्दी, सो दैट चीज़ें जल्दी जल्दी परफॉर्म हो। Some registers are general purpose while others are special purpose designed to execute specific program instructions. तो आप इतना याद रखें सिर्फ कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो कुछ जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं। देन वी हैव द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट बेसिकली वो यूनिट होता है दैट रिटेन्स द डेटा एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी स्टोरेज, एग्जाम्पल रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो मेमोरी जो आप रैंडमली एक्सेस करते हो। तो टेम्पररी होल्ड्स डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वही मैंने आपको कहा कि अगर जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो तो जो डेटा स्टोर है वो कहाँ पे हो रहा है, वो रैम में यूज़ हो रहा है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज में जा रहा है। वेरएज रजिस्टर जो होते हैं ना वो उससे भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। आपको इन दोनों में सेम लगेगा कि ये तो सेम ही है, बट दिस इज नॉट सेम, बिकॉज रजिस्टर्स उससे ज़्यादा फास्ट होते हैं, रैम से ज़्यादा रजिस्टर्स फास्ट होते हैं। प्लस ये जो रैम है ये टेम्पोरली डेटा को स्टोर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी डिवाइस में आपको रैम मिलेगा और ये प्रोसेसिंग के टाइम पे डेटा को होल्ड करके रखते हैं। देन वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क। अब ये वो स्टोरेज होती है जो सेकेंडरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड डिस्क यूज़ करें। आपको अगर चाहिए, आप अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हो, लेकिन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी सिस्टम की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा उसको डेटा, इट्स लाइक अ बिग डेटा, उसको बहुत ज़्यादा डेटा एक्वायर करना होता है, इसलिए उसको हार्ड डिस्क की तो ज़रूरत होती ही होती है, राइट। प्राइमरी स्टोरेज तो डेफिनेटली होगी होगी, रैम होगा। सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब पहले की कंप्यूटर्स होते थे उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया जाता था, सीडीज यूज़ होते थे, सो मेनी थिंग्स वेयर देयर, बट आज के टाइम पे वी हैव हार्ड डिस्क। परमानेंटली दे स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स एंड फाइल, क्योंकि परमानेंटली डेटा, प्रोग्राम्स, फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स, वो सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाते हैं। सो दिस इज द storage unit. Then it is the same thing which has been there. Now let us now talk about the conclusion part here. Now ये conclusion है organization of computer वाले concept का, इससे बाद हम IO के बारे में पढ़ेंगे. Let's talk about this conclusion. Very simple. Now the organization of computer system revolves around the harmonious interaction of input, processing, output and storage components. Each unit plays a pivotal role ensuring that tasks are executed efficiently and accurately. Yes, so with advancement in technology, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपस में connected हैं, इसका मतलब इतना ही है कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं इसी वजह से जो डेटा है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, कंप्यूटर वर्क करता है। With advancement in technology, computer systems have become indispensable in daily life. Everywhere we are using computers, from supercomputer that solve complex scientific problem to microcomputer used for personal tasks. तो आप मोबाइल फ़ोन को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो छोटा कंप्यूटर है।
फंक्शनैलिटी उसकी भी कंप्यूटर ही है, मशीन है वो भी, तो डेफिनेटली वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल आप स्वाइप करते हो, आप कहीं पे भी जाके एटीएम को स्वाइप करते हो, तो वो आपका पीडीएज होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं। उन मशीन्स के अंदर भी दिस फीचर्स होते हैं। अब ये भी क्या है, ये कंप्यूटर है, तो आप इसे भी कंप्यूटर कहेंगे। तो चाहे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हों, जो चाहे एक छोटी सी मशीन हो, ये सब कंप्यूटर हैं जिनकी फंक्शनैलिटी वास्ट है। दीज सिस्टम्स हैव revolutionized the way we work, communicate, innovate. Understanding the organization functionality lays the foundation for leveraging their capabilities to the fullest, because their functionality जो है with time advance हो रही है, and उनकी capabilities बहुत ज़्यादा लेवरेज हो रही हैं, यानी कि बढ़ते जा रही हैं, विद टाइम एडवांसमेंट हो रही है और फंक्शनैलिटी इज इंक्रीजिंग। देन लेट अस नाउ टॉक अबाउट द आईओ डिवाइसेस, which is another concept. Let's go into that. Input output devices are essential components of computer system, enable effective communication between the user and the machine. Now, these devices facilitate the flow of data into and out of the computer, क्योंकि जो आप input देते हो output मिलता है, ensuring a seamless interaction that allows to input command receive the desired output. आपने सोचा होगा कि इससे पहले भी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर लिया है, बट इसमें मैं आपको थोड़े इलाबरेटिव मैनर में समझा दूंगी, और आई थिंक आपको पता ही होगा, लेकिन आपको एक इलाबरेटिव मैनर में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए सब कुछ, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी लिया है, क्योंकि सिलेबस में ये अलग से भी मेंशन है कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या। So input devices are hardware components that are used to feed the data and instruction. जो भी आप data instructions देते हो कंप्यूटर को, वो input device के थ्रू देते हो. They act as a bridge through which user communicates their intention to the system. The data enter, जो आप data enter करते हो, for example keyboard के थ्रू, तो वो data जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, वो पहले आपके इनपुट डिवाइस के थ्रू होकर जाता है। तो डेटा एंटर्स इज देन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कुछ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें कीबोर्ड आपको याद रखना है, मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, जिसमें आप इनपुट कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स करते हो इनटू द कंप्यूटर, और जिसमें मॉडर्न कीबोर्ड्स ऑफन इंक्लूड फंक्शन कीज होती हैं, जो कि यहाँ पर होती हैं, कंट्रोल कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड्स होते हैं, ये भी यहाँ पर ही आपको मिलेंगे, एनहांसिंग देयर यूटिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इस तरीके से माउस होता है क्या। सो इस तरीके से जो माउस है वो एक माउंटिंग डिवाइस है दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद अ ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ ए कंप्यूटर, क्योंकि जो भी ग्राफिक्स में आपको दिख रहा है वो आप इंटरेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक कर्सर होता है, और वो कर्सर इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि जब आप माउस के थ्रू वर्क करते हो तो वो एक ग्राफिकल इंटरफेस के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपका माउस। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग फाइल्स, आइकन्स, एंड इज इनडिस्पेंसिबल फॉर नेविगेटिंग एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट, क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग होती है, तो एवरीथिंग इफ देयर इज मल्टीटास्किंग, तो माउस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है जहाँ पर वो हेल्प प्रोवाइड करता है। देन वी हैव माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैप्चर ऑडियो सिग्नल्स, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। कोई भी ऑडियो सिग्नल होती है तो माइक्रोफोन जो है वो उस ऑडियो को ले लेता है और उसको कन्वर्ट करके डिजिटल डेटा के तौर पे कंप्यूटर को स्टोर करवा देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑडियो मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे अपनी मेमोरी में डिजिटली स्टोर करेगा, क्योंकि जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एनालॉग है, और जो डेटा कंप्यूटर स्टोर करेगा मेरी वॉइस को, वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेगा। So it is used for voice recognition, communication and multimedia tasks. That is the meaning of microphone. Then we have scanner. Scanner digitize करते हैं physical documents को, images को, converting them into digital format that can be stored, edited or shared. तो scanner में जाके आप कोई भी scan करके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को निकालते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैनर, और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपका कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कैमरे के थ्रू भी इनपुट देते हैं, जैसे वेब कैम्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, दिस सर्व इनपुट डिवाइस फॉर कैप्चरिंग इमेजेस और वीडियोस। तो जब आप कोई इमेजेस वीडियोस कैप्चर कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, तो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ कैमरा। उसके बाद कंप्यूटर का जो अगर आप स्पेसिफिकली देखें कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वेब कैम मिलेगा जो कि वर्क करता है। उसके बाद जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स खेलने के लिए होता है, और
जॉयस्टिक प्राइमरली गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, एनेबलिंग यूजर टू कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्शंस इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो उनको लगता है कि दे आर ड्राइविंग, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग की गेम है, कोई भी ऐसी गेम है जिसमें वर्चुअली वो इंटरेक्ट कर पाएँ सिस्टम के साथ, उसमें जॉयस्टिक का हेल्प होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जो कि आई टोल्ड यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ दीज आर द हार्डवेयर components that convey the processed data or results from the computer system to the user. These devices transfer binary data into human readable formats such as text, visuals or sound. Now what does that mean? इसका मतलब है कि कोई भी इनपुट जब आप देते हो तो आउटपुट डिवाइस उसे प्रोसेस करके जनरेट करता है रिजल्ट के तौर पे, तो आपका रिजल्ट जो है वो आउटपुट के तौर पे शो हो जाता है। Now below are some of the common types of output devices. क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं? पहला है मॉनिटर। दिस इज द मॉनिटर, राइट। सो दिस इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। आपको कोई भी टेक्स्ट शो हो जाएगा, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो हो जाएगा। मॉडर्न मॉनिटर्स एलसीडी एलईडी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एलसीडी एलईडी टेक्नोलॉजी होती है जिस तरीके से स्क्रीन जो है बनती है, तो ये तो टेक्नोलॉजी है जो आपको नॉर्मली याद रखनी है कि ये वो टेक्नोलॉजी जिससे स्क्रीन्स बनती हैं और आपकी मॉनिटर वर्क करते हैं। एलसीडी एलईडी टेक्नोलॉजी फॉर हाई क्वालिटी विजुअल्स। उसके बाद आपका आता है प्रिंटर। प्रिंटर्स कन्वर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इनटू फिजिकल कॉपीज। तो ये देखिए, आपने कोई भी डेटा दिया, दैट इज इनपुट दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रिंट करवाना है, तो प्रिंटर ने प्रिंट करके दे दिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर सच एज इंक जेट, लेजर, 3D प्रिंटर्स हैं। आजकल 3D प्रिंटर्स आ गए हैं। आजकल तो 4D बायो प्रिंटर्स आ चुके हैं, बायो प्रिंटिंग हो रही है। देर आर सो मेनी थिंग्स। तो प्रिंटर सिर्फ आजकल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट नहीं करते हैं, प्रिंटर्स आजकल हार्ट को क्रिएट कर रहे हैं। प्रिंटर्स आजकल कोई भी छोटी जैसे कोई चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको क्रिएट करना, आपको शैम्पू की बोतल क्रिएट करनी है, तो आप शैम्पू की बोतल क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो 3D बायो प्रिंटिंग है। उसके बाद 4D बायो प्रिंटिंग है, आप हार्ट टिश्यूज़ बना सकते हो। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, करंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, जो कि प्रिंटर्स में आता है। तो प्रिंटर्स 3D इंकजेट लेज़र तो पहले थे ही, आजकल 4D 3D बायो प्रिंटर्स भी आ चुके हैं। देन वी हैव cater to various needs from document printing to complex 3-dimensional modeling. ये जो 3-dimensional modeling है, यही modeling की बात कर रही हूँ मैं, which you can search as well, कि जिसमें जो है किस तरीके से जो है बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं, और वो मॉडल्स बेसिकली पूरा का पूरा रेप्लिका होता है चीज़ों का। फॉर एग्जांपल आपको एक कप बनाना है, तो आप कप क्रिएट कर सकते हो प्रिंटर के थ्रू। उसमें लेयर्ड फॉर्म में वर्क होता है, और इस तरीके से जो प्रिंटर्स हैं वो आजकल के एफिशिएंट हो चुके हैं, विच इज़ एडवांसिंग एंड स्टिल scientists and researchers are working on it and people are taking advantage of it as well. So ये printer जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। Then we have speakers. Speakers are used to output audio signals. तो कोई भी ऑडियो सिग्नल है, आप उसे भी आउटपुट करवा सकते हो। They are essential for listening to music, alerts, अदर साउंड बेस्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, आप आपने आपने कोई भी म्यूज़िक सुनना है, आपने कोई भी साउंड बेस्ड डेटा सुनना है, म्यूज़िक सुननी है, ऑडियो सिग्नल सुननी है, तो आपके पास स्पीकर है। देन वी हैव हेडफोन। दे प्रोवाइड अ प्राइवेट लिसनिंग एक्सपीरियंस। आप कानों में हेडफोन लगाते हैं तो आप प्राइवेटली उस म्यूज़िक को, उस वॉट एवर दैट यू आर लिसनिंग टू, आप सुन सकते हैं, आउटपुटिंग ऑडियो डायरेक्टली टू द यूजर्स एयर। वाइल जो स्पीकर है वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में रहता है, एक आप कह सकते हो एक पब्लिक एनवायरनमेंट में रहता है स्पीकर, लेकिन जो हेडफोन है वो प्राइवेट एनवायरनमेंट में रहता है। देन वी हैव प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, विच इज़ वेरी सिंपल, लाइक दे आर यूज टू डिस्प्ले विजुअल्स ऑन लार्ज स्क्रीन। जैसे कि आप प्रोजेक्टर की एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू एक बीम ऑफ लाइट जनरेट होती है, और प्रोजेक्टर के थ्रू जो भी डिस्प्ले हो रहा होता है वो आपको उस प्रोजेक्टर के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप वॉल पे उसे रे ऑफ बीम ऑफ लाइट को डिस्प्ले करवाएंगे तो इट विल शो ऑन दैट वॉल। सो मेकिंग देम आइडियल फॉर प्रेजेंटेशन, लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट पर्पजेज। ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, स्कूल्स यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पजेज के लिए। लोग पहले पहले दे यूज टू वॉच मूवीज ऑन इट। सो दिस इज द प्रोजेक्टर।
So this is one of the output devices as well. So in this way the lecture is done, but I think कल दो questions मैंने आपको दिए थे and I told you that I will provide the answers for you as well. So let me now ask you that answers, क्योंकि ये important है कि आपको वो answer पता हो. Which of the following is not an operating system? इसमें से कौन सा operating system नहीं है? Linux है, Windows भी है, Oracle नहीं है, Mac OS है. तो इसका जो सही आंसर है वो है Oracle. Oracle एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. Mac OS है, Mac है, ये एप्पल वालों का है, एप्पल मैकिनटॉश कहा जाता है, दैट्स वाई इसका नाम Mac है. अगर आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो आप याद रखिए एप्पल मैकिनटॉश, राइट. लिनक्स है, विंडोज़ है, सबसे ज़्यादा विंडोज़ इस्तेमाल होता है आज के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है प्लस बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी रियलिटी के साथ relevant है. That's why people are using it more. Then we have number 2, which is basically the bit. Now I told you in the in the I think not in the previous lecture but in the today's lecture कि bit क्या होता है. I told you there is a binary digit जिसमें 0 1 जो है कंप्यूटर स्टोर करता है. तो बाइनरी डिजिट जो है वो बिट है और इसका आंसर यही है कि व्हाट इज बिट स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग, यानी कि बिट होते हैं बाइनरी डिजिट. और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है बिकॉज दीज वर द 2 क्वेश्चन जो कल मैंने आपको बताए थे. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस CPU, आई विल डिस्कस मेमोरी एज वेल. मेमोरी क्या होता है एंड आई विल टॉक मेमोरी में रैम रोम प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है प्लस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है जो कि हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट CPU, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. CPU के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, CPU रिजाइड किस पे करता है, दैट इज़ द मेन थिंग. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट दोज 2 थिंग्स. एंड इफ़ यू हैव डाउट रिलेटेड टू दिस लेक्चर दैट आई प्रोवाइडेड यू टुडे, कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू थिंक दैट मुझे ये चीज़ समझनी है और यू कैन कमेंट दैट डाउन एंड आई विल लुक एट इट, आई विल प्रोवाइड दैट आंसर टू यू. एंड मेक श्योर कीजिए कि आप ये जो PDF है इसे आप नोटबुक पे मेंशन कर दीजिए या फिर आप अपने मोबाइल में कंप्यूटर में कहीं पे भी इसे सेव रखें. सेव दिस PDF सो दैट आपके पास जो है एक सॉफ्ट कॉपी में आपके पास जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्सेप्ट जो आपको समझा रही हूँ, दैट विल बी स्टोरेड. सो येस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग today the lecture and it's very important for you and hope so you have retained all the knowledge. We will discuss in the next lecture regarding the memory and the CPU. So that was all for today.